क्लास। अच्छा बेटा, ऐसे है कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अगर आपकी बुक्स के पॉइंट ऑफ से बात करें तो ये चैप्टर नंबर आपका 5 है, ठीक है जी। एडवांस अकाउंटिंग की बुक है और जो उसका ऑथर है वो सुहेल अफजल है। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं ना रेशियो की, तो रेशियो इज सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, रिमेंबर दैट। वो कहता है कि आपके पास डिफरेंट स्पेशल मेजरमेंट्स हैं, लाइक आप ये एनालिसिस है अकाउंटिंग का, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल सप्लीमेंट्री डाटा के थ्रू भी कर सकते हैं। ये जो एनालिसिस होता है इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है दो कैटेगरीज में। अगर हम उसकी पहली बात करें तो ये एक एनालिसिस होगा थ्रू बैलेंस शीट आइटम्स, ठीक है जी। जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यू कैन फाइंड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओवर देयर। Remember that when balance sheet is always prepared to know about the financial position of any particular business. Remember that. और अगर हमने बात करने हैं ऑपरेटिंग रिजल्ट्स की, यानी कि ये एनालिसिस थ्रू ऑपरेटिंग रिजल्ट्स भी होता है, एंड यू कैन फाइंड द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स थ्रू इनकम स्टेटमेंट्स। और इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू नो अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेसेस। रिमेंबर दैट, ठीक है जी। ये बात इसकी प्रिपरेशन है जनाब फाइनेंशियल पोजीशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एनालिसिस करना है। इससे फाइनेंशियल जो आपकी अकाउंटिंग रेशियो है वो क्या है, थोड़ा सा उसको सिंपल वर्ड में डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा ये एक रेशियो है। सबसे पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। मैथमेटिक्स में हम कुछ जो रेशियो होती है वो कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, ए रेशियो बी। लेकिन जब व्हेन कम्स टू द अकाउंटिंग रेशियोज तो आपने इसे ए ओवर बी का नाम देना है, डिनोमिनेटर और साथ में डिनोमिनेटर सेंसेस, ठीक हो गया। उसको आपने कंपैरेटिवली ए रेशियो और बी यानी कि एक दूसरे के सामने रख के नहीं कंपेयर करना, बल्कि ऊपर नीचे रख के आपने इसको कंपेयर करना है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जो रेशियो होगी वो लाजमी कोई ना कोई न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होगा। अब जो रिलेशनशिप होगा वो एटलीस्ट टू वेरिएबल्स के दरमियान होगा। वो वेरिएबल्स चाहे बैलेंस शीट आइटम्स के हैं या चाहे आपके इनकम स्टेटमेंट आइटम्स के हैं, तो कहीं से भी रिलेट कर सकती है। वो रिलेशनशिप होगा टू वेरिएबल्स के दरमियान जो कनेक्टेड होगा किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि बाज का हम डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करेंगे, वो लेटर ऑन मैं आपको बातें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। आपको पता होना चाहिए रेशियो एनालिसिस की अकाउंटिंग में जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, वंस यू आर गोइंग टू गो टू द डॉक्टर, ठीक है, कुछ आपको खुदा ना खास्ता किसी को कोई डिजीज है तो वो एनालिसिस के लिए डॉक्टर को मूव करता है। डॉक्टर से सबसे पहले कहता है गो फॉर दोज एनालिसिस, पहले आप स्क्रीनिंग्स में जाएं, आप टेस्ट करवा के आए ताकि मैं आपकी हेल्थ को आइडेंटिफाई कर सकूं। सेम केस विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज वेल। जब आपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं जनाब अली, अकाउंटिंग रेशियोज के एनालिसिस, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, बेसिक जो नेचर है, जो थीम है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो की, ये आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। किस चीज के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस की अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें आप किस चीज को एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। वो कहता है एस्टैब्लिशिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई बातें आती हैं, जैसे आपको पता है बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सारी की सारी इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही सब डिवीजन्स हैं, याद रखिएगा। क्लियर है ये बात, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको। अब याद रखें, हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो। अब सवाल पैदा होता है लिक्विडिटी रेशियो एस्टैब्लिश करने के पीछे मीनिंग्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग्स क्या है। सबसे पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। याद रखिएगा, इस लिक्विडिटी टेस्ट के थ्रू ये मेजर करते हैं एबिलिटी ऑफ द यूनिट्स टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। याद रखें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है।
शॉर्ट टर्म क्या है? जो विद इन अ ईयर हो, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हो, यानी कि एक साल के अंदर। और जो लॉन्ग टर्म होता है वो साल से ज्यादा। व्हेन कम्स टू द ऑब्लिगेशंस, तो ये लायबिलिटीज आ जाती हैं। और जो फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसे आम जुबान में हम करंट लायबिलिटीज का नाम देते हैं। दर हकीकत अगर मैं बताऊं, ये लिक्विडिटी जो है टोटली बेस करती है किसके ऊपर? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के ऊपर बेस करती है। ये बात आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है, मैंने बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूलास में लेके जाना है। क्लियर है बात? अच्छा, अब याद रखिएगा कि एक तो इसका ये बात हो गई कि आपको एबिलिटी ऑफ द यूनिट टू मीट इट्स फाइनेंशियल टर्म ऑब्लिगेशन, क्या बिजनेस जो की एंटिटी है वो इस पोजीशन में है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके, और मीट करने के बाद क्या वो इस पोजीशन में होगी कि अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को भी फर्दर रन कर सके। यानी कि आपने इसके साथ साथ जहां पे आपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की को मीट करने की एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, वहीं पे साथ में आपने इस चीज को भी रिवील करना है, किस चीज को? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। शॉर्ट टर्म की जब बात होगी, याद रखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो पीरियड ऑफ 1 ईयर होगा। ठीक है जी? तो ये बेसिकली कॉज है, पीछे रीजन है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग्स है टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। क्लियर है बात? अब यूजुअली ये जो टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी होती है, ये दो हिस्सों में तकसीम कर दी जाती है। तीन में भी होती है, लेकिन यूजुअली जो हम ज्यादा पढ़ते हैं वो दो में। उसमें पहली बात करते हैं करंट रेशियो और दूसरी बात करते हैं क्विक एसेट टेस्ट या लिक्विड रेशियोज। ठीक है? अच्छा, अब इसकी बात करें करंट रेशियो। याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि एक चीज को मेजर करने की एक फॉर्मूले में दो डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। तो मैंने यहां लिखा है करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए ना, सब क्या होता है, हमने एक स्टैंडर्ड मीट्स किए होते हैं। मैं कहता हूं अगर कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन्होंने भी स्टैंडर्ड मीट किए होते हैं कि जनाब अगर जो चीज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं वो इस स्टैंडर्ड को मीट करेगी तो आपने इसे मार्केट में बेचना है, अदरवाइज मार्केट में नहीं बेचना, क्योंकि आपके क्रेडिबिलिटी का मामला होता है। सेम केस विद द लिक्विडिटी रेशियोज एज वेल। ठीक है? अब बात उसमें हम किसी का रहे हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो की जो स्टैंडर्ड रेशियो होती है वो 2:1 होती है। इसका क्या मतलब है? पहले आपको ये समझना चाहिए कि करंट रेशियो के अंदर हमने डिस्कशन किसकी करनी है। याद रखिएगा, ये जो करंट रेशियो होती है, ये रेशियो ऑफ टोटल एसेट एंड टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटीज की होती है। अभी मैंने आपको बताया, देखें दो बातें हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपने यहाँ पे कंपैरेटिवली बात करनी है, जो यहाँ पे कंपैरेटिवली बात करनी है, उसमें ए रेशियो। अच्छा बेटा, जब हम रेशियो की बात करेंगे तो जैसे करंट रेशियो मैंने आपको बताया कि टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी में दर हकीकत ये कंसिस्ट करती हैं दो रेशियोज के ऊपर। एक रेशियो है करंट रेशियो, एक है क्विक रेशियो। अच्छा याद रखिएगा, जब हम रेशियो की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में रेशियो होती है ए रेशियो बी, लेकिन जब व्हेन कम्स टू अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस करेंगे तो वो ए रेशियो बी की बजाय क्या करेंगे? ए ओवर बी। जिसका नाम डेफिनेशन में पहले आएगा वो एज अ डिनोमिनेटर टर्म में आ जाएगा और जिसका बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए जैसे कहता है पहले करंट रेशियो है, तो करंट रेशियो क्या है? ये करंट रेशियो मैंने आपको बताया था, इट इज आल्सो नोन एज अ वर्किंग कैपिटल रेशियो, रिमेंबर दैट। और कहता है कि जो वर्किंग कैपिटल रेशियो है या करंट रेशियो है, ये रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स, देखिए पहली बात किसकी आई है? करंट एसेट्स एंड से बात किसकी बात है? डिनोमिनेटर्स की। करंट रेशियो एंड करंट लायबिलिटीज। क्लियर है बेटा? इससे भी अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी है, दर हकीकत ये किसके ऊपर बेस करती है? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? जो एक साल के अंदर अंदर अदायगियां किसी भी बिजनेस यूनिटी ने अपने बिजनेस की करनी होती हैं, जो दर हकीकत किस नाम से जानी जाती हैं? करंट लायबिलिटीज। तो इसका मतलब है चाहे इसमें आप करंट रेशियो की बात करें, चाहे आप क्विक रेशियो की बात करें, ये दोनों किस पर बेस करेंगी जनाब अली? करंट लायबिलिटीज के ऊपर। और हम पहले बता चुके हैं कि रेशियो जब भी हम करेंगे तो
तो ये न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होगा दो वेरिएबल्स के दरमियान जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो अब लिक्विड एसिड की बात करें या लिक्विड रेशियो जिसका दूसरा नाम क्विक रेशियो है, इट इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। तो जब इस रेशियो की हम बात करेंगे तो ये रेशियो बिटवीन लिक्विड एसिड्स एंड करंट लायबिलिटीज। हाँ, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ कुड वी नो दैट वन these acids are current and these are liquids, these liabilities are current liabilities or other one are other liabilities। ठीक है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा कौन सी है राइट नाउ। उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं आपको ये जब टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी है, फिर एक्टिविटी है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी है, जो सारी डिफाइन कर दूंगा, फिर मैं आपके लिए एक पूरी बैलेंस शीट डेवलप करूंगा जिसमें मार्शलिंग के थ्रू होगी, जिसमें आपको डिफाइन किया जाएगा करंट एसेट बिजनेस में कौन से होते हैं, लिक्विड कौन से होते हैं, फिक्स कौन से होते हैं, इसी तरह करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या हैं, तो इन डिटेल वहां पे आपको डिफाइन की जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके जी, अब हम फर्दर बात करेंगे एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियोज के ऊपर। याद रखिएगा, अब इसको डेवलप करने के पीछे जो बेसिक रीजन है, ये रेशियो आपको कंसर्न करेगी विद मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, कि एसेट्स की मैनेजमेंट कैसे होती है। याद रखिएगा, असल में अगर मैं इसको अच्छे तरीके से एप्लाई करूं तो ये इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज की बात है। अच्छा, जब बात होती है रिसोर्सेज की बिजनेसेस के अंदर, तो वो बात असल में एसेट्स की होती है, वो टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, इट डिपेंड्स लेटर। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने फर्दर रेशियोज हमने जो डिस्कस करनी है वो 5 किस्म की करनी है। ठीक है, फर्स्ट वन इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, थर्ड वन इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फोर्थ वन इज डेटर टर्नओवर रेशियो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अच्छा, याद रखिएगा, इट्स रियली हार्ड टू क्रैम द फॉर्मूलास। अगर तो बात करें, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, अगर अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर जितनी भी रेशियोज हैं, यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट द रेशियो ओनली दैट टाइम व्हेन यू हैव द फॉर्मूला इन योर माइंड, एंड इट्स रियली हार्ड टू कीप और रिटेन द फॉर्मूला इन योर माइंड। ये सबसे मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम एक सर्टेन टैक्टिक यूज करेंगे जिसके थ्रू आसानी से इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे। जरा ध्यान से देखें जी। अच्छा, अब ये देखें, जितनी भी टर्नओवर्स हैं, लाइक ये टर्नओवर है, ये वर्ड टर्नओवर है, ये टर्नओवर है, ये टर्नओवर है, ये टर्नओवर है। ठीक है, इसके जो पहला वर्ड है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको कंसीडर किया है। ये देखें, ये डेटर्स हैं, ये क्रेडिटर्स हैं, इन्हीं को मैंने इंडिविजुअली नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्यों किया? कि मैं इनके कुछ रिलेशनशिप डेवलप करने लगा। तो ध्यान से देखिए, अब जरा देखिए, अगर इसके रिलेशनशिप की हम बात करें तो इस रिलेशनशिप में इन्वेंट्रीज की बात करते हैं। जब इन्वेंट्री है, अच्छा, इन्वेंट्री से बड़ा स्टॉक है, वो स्टॉक जो आपके पास नहीं बिका होता लेकिन आपने उस पर पैसा तो लगाया होता है। तो इन्वेंट्री का जो ताल्लुक होता है हकीकत वो किसके साथ होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीजीएस के साथ। इसी तरह वर्किंग कैपिटल का भी रिलेशन किसके साथ होता है? सीजीएस के साथ। फिक्स्ड एसेट, आपको याद रखिएगा, ये आपके गैप के अंदर है, जनरल अकाउंटिंग जो एक्सेप्टेबिलिटी रूल्स हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं, उसमें बताया जाता है कि जो एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट में कॉस्ट बेस पे होते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट का ताल्लुक भी किसके साथ होता है? सीजीएस के साथ। याद रखिए भाई, आप अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो आपका उस पर कुछ पैसा तो लगा होता है कि नहीं? जो पैसा लगता है उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, चाहे वो इस फॉर्म में लगे, चाहे वो इस फॉर्म में लगे, चाहे वो इस फॉर्म में लगे। अगली बात है डेटर। हाउ टू क्रिएट अ डेटर इन बिजनेस? यू वुड बी क्रिएट द डेटर इन बिजनेस ओनली दैट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू सेल द गुड्स टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस। इसका मतलब डेटर तब डेवलप होंगे जब आप अपनी चीजों को बिजनेस में उधार पर बेचेंगे। तो जिनको आप उधार पे चीजें बेचेंगे वो आपके क्या होते हैं? डेटर्स। तो इसका मतलब डेटर्स का ताल्लुक किससे बनता है? क्रेडिट सेल्स के साथ। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो सप्लायर्स, वो वेंडर्स जिसमें बिजनेस, जिनसे आप बिजनेस में
उधार एसेट्स खरीदते हैं। पहले बात मैंने बेचने की ना, तो क्रेडिटर्स वुड बी दोज टू whom you have to pay in response of that buying which you have bought earlier or previously। ठीक है, जो आपने चीजें खरीदी होंगी, खरीदने के बाद जब आप पेमेंट जिनको करनी होगी, बिजनेस को क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है जी, वो जो क्रेडिटर्स होते हैं, इसका मतलब तब डेवलप होंगे जब आप चीजों को उधार खरीदेंगे। अच्छा, मैं इसको ये रिलेशनशिप के बाद मैं आपको अगली अंडरस्टैंडिंग देने लगा, तो ध्यान से समझिए। लेट्स सपोज आपने रोड पे जा रहे हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे आना है, तो आगे से जाके आपको क्या लेना पड़ रहा है, टर्न लेना पड़ रहा है। टर्न लेके आप ऊपर आ रहे हैं या नीचे, ध्यान से भाई, नीचे आ रहे हैं, ये बात याद रखिए। अब आपने जब रिलेशनशिप डेवलप करनी है, यानी कि फॉर्मूला जब आपने अप्लाई करना है, तो जरा देखिएगा, जो भी टर्न है वो टर्न का आ रहा है नीचे ना, यहाँ टर्न किसके साथ अगर देखें तो आप नीचे क्या लिख देंगे, इन्वेंट्री। यहाँ टर्न किसके साथ आ रहा है, वर्किंग कैपिटल, आप यहाँ नीचे क्या लिख देंगे बेटा, वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे ये टर्न किसके साथ आ रहा है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ ये टर्न किसके साथ आ रहा है, डेटर्स। यहाँ ये टर्म किसके साथ आ रहा है, ये तो डिनोमिनेटर बन गया। अगली बात आती है कि जनाब अली आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, तो कहते हैं इसका रिलेशनशिप, इन्वेंट्री का रिलेशनशिप किसके साथ है, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, CGS। वर्किंग कैपिटल का रिलेशनशिप किसके साथ है, CGS के साथ। फिक्स्ड एसेट का रिलेशनशिप किसके साथ है जनाब यानी, ये भी देखिए फिक्स्ड एसेट का रिलेशनशिप किसके साथ है, CGS। यहाँ भी ऊपर क्या आ जाएगा, CGS। यहाँ देखिए डेटर टर्नओवर का रिलेशनशिप बेटा किसके साथ है, क्रेडिट। यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ देखें इस क्रेडिटर का रिलेशनशिप किसके साथ है, क्रेडिट, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, क्रेडिट। इट्स इजी टू लर्न, मुश्किल तो नहीं आई। अच्छा, एक बात याद रखनी है, अब सवाल में जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, साल के शुरू की भी होती है, साल के एंड। फाइनेंशियल ईयर है तो शुरू भी होगा एंड भी होगा। तो अब शुरू की ओपनिंग होती है और एंडिंग क्या होती है, क्लोजिंग। अब सवाल पैदा होता है आपने कौन सी लेनी, उसको आसान करने के लिए आप क्या कर देते हैं कि उन इन्वेंट्रीज की क्या ले लेते हैं, एवरेज। किसी भी चीज की एवरेज आपने लेनी हो तो ओपनिंग की वैल्यू, ओपनिंग में क्या ऐड करेंगे, क्लोजिंग, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एवरेज फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री में आप ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेट्स सपोज 10,000 है और आपकी क्लोजिंग ओपनिंग 20,000 है, क्लोजिंग आपकी 10,000 है, तो ऐड अप करके क्या बनी 30,000। तो जब आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 15,000। तो फिर आपकी एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, 15। सेम केसेस है, यहाँ भी आपने क्या लेनी है, एवरेज वर्किंग कैपिटल। यहाँ भी आप क्या लेंगे, एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ भी आप क्या लेंगे, एवरेज। यहाँ भी आप क्या लेंगे, एवरेज। देखिए मैंने यहाँ पे बीच में दोनों डेटर और क्रेडिटर के दरमियान कोई स्पॉट छोड़ी है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है। फिक्स्ड एसेट सारे दोनों दो दो दिए होंगे जी, शुरू में भी दिया होगा, एंड पे डेप्रिसिएट नहीं होगा, डेप्रिसिएशन भी तो होगी। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, यहाँ पे मैंने ये वर्ड छोड़ा है ट्रेड के लिए। ट्रेड डेटर भी होता है और ट्रेड क्रेडिटर भी होता है। अब ट्रेड डेटर कैसे डेवलप होता है, बिल रिसीवेबल के अंदर जब आप ऐड कर देंगे डेटर्स, तो ये अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, ट्रेड डेटर्स। और यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर कैसे आएगा, बिल रिसीवेबल की जगह बिल पेएबल और डेटर की जगह क्या आ जाएगा, बिल क्रेडिटर। दोनों को जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर। और अगर इसकी एवरेज लेनी है तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, चारों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2, तो उसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, देखिए ना मैंने अभी बताया किसी भी चीज की एवरेज कैसे होगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो इसका भी ओपनिंग और इसका भी ओपनिंग, फिर इसका क्लोजिंग भी और इसका, उन्हें आपस में क्या करेंगे, ऐड, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2। तो इस तरह यू कैन गेट एवरेज। क्लियर है बेटा, आज का टॉपिक आपका यहाँ तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले आपको बैलेंस शीट डेवलप करवाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट डेवलप करवाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।